इसके पास पेपर में कभी कभार एवी थोड़ी सी लॉजिक डालने की कोशिश कर देते हैं, कभी कभार एवी। कहानी शुरू होती है डायरेक्ट ही एक सवाल से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग आर प्रोमिसरी नोट और नॉट। जो नीचे 6-7 दिए हुए हैं आपने बताना है कि ये प्रोमिसरी नोट है या नहीं। आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड ₹5000 एट माई कन्वीनियंस। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी सहूलत के हिसाब से उसको 5000 रुपये दूंगा। गलत, कंडीशनल गलत हो गया। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर ₹5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ऑन डिमांड हो सकता है और आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर 5000, तो इसमें हमें अपेरेंटली को गड़बड़ नहीं लग रही। आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर ₹5000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। नहीं, अब क्या गड़बड़ हुई है? सिक्का राजुल वक्त होना चाहिए, लीगल टेंडर होना चाहिए, जिन्स नहीं होनी चाहिए, चीज शय नहीं होनी चाहिए कोई और। आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। क्वार्टरली तरीके से जो इंटरेस्ट होगा उस समेत मैं वो करूंगा। तो इंटरेस्ट अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो अलाउड है, बस यहाँ इन्होंने परसेंटेज नहीं बताई। इसका रूल होता है कि परसेंटेज बता दी जाए, लेकिन चूंकि हमने नहीं पढ़ा अपने सिलेबस में तो हम विद इंटरेस्ट वाले को कह देंगे ये अलाउड है। आई प्रॉमिस टू पे यू और यूर सक्सेसर्स ऑन डिमांड 10,000। मैं तुम्हें या तुम्हारे सक्सेसर को 10,000 रुपये दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा लोग डिफाइन कर दें? कर सकते हैं, हम अल्टरनेटिव बना सकते हैं, तुम या वो। लेकिन जो सक्सेसर है ना वो कौन है? पार्टीज आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो हमने कहा था पार्टीज सर्टेनिटी से पता लग रही हो। तो सक्सेसर इस टाइम पे एक बंदा जब जिंदा है तो इस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि उसके सक्सेसर कौन है। तो यहाँ अगर आप एतराज करना चाहें तो आप कहें पार्टी क्लियर नहीं है यहाँ। सर वो तो यू पे भी एतराज कर सकते हैं। जी, यू पे भी एतराज कर सकते हैं। अब यू पे एतराज कर सकते हैं। असल में चूंकि हमें पूरा फॉर्मेट नहीं मिला तो वो यू में आपने जिस बंदे को कहा होगा नीचे उसका नाम लिखा होगा और आपने अपने साइन भी किए होंगे। जैसे हमने फॉर्मेट में देखा था वो ये कहता था कि मैं तुम्हें दूंगा और वो नीचे उस बंदे के साइन थे कि हाँ भी मैं किससे मुखातिब हूँ। तो अगेन वही वाली बात है कि अगर आप एतराज करना चाहें तो आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। आपने जवाब सही दिया या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लॉजिक क्या दी। तो हो सकता है इसको कोई सक्सेसर डिफाइंड नहीं है ये कह के गलत कह दे और कोई इसको अल्टरनेटिव कह के कि हाँ भी लॉ ने अलाउ किया वैसा ही कह दे। तो आपने सही या गलत जो भी कहा, अगर अच्छी लॉजिक दी है तो फिर आपका जवाब गलत नहीं होगा। आई प्रॉमिस टू पे रफी और ऑर्डर ₹10,000 7 days आफ्टर सालिक्स डेथ। अलाउड है, सर्टेन इवेंट है। आई एम लाइबल टू पे अहमद ₹5,000। ऐसा नहीं है, तो एक्नॉलेजमेंट है। बात समझ आई? सलमान एजेंट है मालिक का और उसकी अथॉरिटी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मलिक के बिहाफ पे बना सकता है। गनी हु हैज सप्लाइड गुड्स टू मलिक ऑन क्रेडिट अप्रोच सलमान टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर अमाउंट ड्यू। Salman signed the bill of exchange. On due date, Malik did not honor the bill. Discuss the rights and abilities of Salman under the negotiable instrument 1881. सलमान कौन है? एजेंट है किसका? मलिक का। और उसको ये इजाज़त मिली हुई है कि वो मलिक के बिहाफ पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है। गनी ने गुड्स दिए थे मलिक को क्रेडिट पे और सलमान के पास वो आया कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ले अमाउंट ड्यू का। सलमान ने साइन कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज को। ड्यू डेट पे मलिक ने बिल पे नहीं किया तो सलमान की क्या जिम्मेदारी है? कुछ भी नहीं। सलमान तो मिडल मैन है, असल बंदे ने ही जिसने पेमेंट करनी थी। हाँ, सलमान ना पैसे देता तो मलिक जिम्मेदार होता, लेकिन डायरेक्टली अगर मलिक ने ही पैसे नहीं दिए तो सलमान तो उसका एजेंट है, वो वही कर रहा है जो प्रिंसिपल कह रहा है। तो जब प्रिंसिपल डिफॉल्ट कर रहा है तो फिर एजेंट वहाँ पे जिम्मेदार नहीं होगा, एजेंट आज़ाद है। हम यूँ आंसर कर सकते हैं, जिस ज़माने में सवाल आया था उस ज़माने में सिलेबस में एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी लिखी होती थी कि अगर एक एजेंट खुद इन्वॉल्व वो अपने नाम से साइन करे और प्रिंसिपल दगा दे जाए तो फिर एजेंट फंस जाता है। तो उस ज़माने में इसका जवाब और था, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में जितना लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम जो है इस वक्त इस एजेंट को लायबल नहीं ठहराएंगे। मलिक ने ही धोखा किया, मलिक पकड़ा जाएगा।
What liabilities does the drawer of bill of exchange incur under the negotiable instrument? Drawer bill of exchange में किस किस्म की liability रखता है? सेकेंडरी लाइबिलिटी रखता है। फर्स्ट होती है ड्रॉई की, जब ड्रॉई नहीं देता तो फिर ये कंटिंजेंट होता है ड्रॉई के ऊपर। 3 नंबर का सवाल सर, इसमें वो करेक्टर बताइएगा, क्या चीज़? करेक्टर के साथ बताइए। ड्रॉर वो था बादशाह ने खजांची के नाम पे लिखा था, तो बादशाह की क्या जिम्मेदारी है? बादशाह की जिम्मेदारी प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी है खजांची की। जब वो नहीं देगा तो बादशाह की, तो बादशाह की सेकेंडरी थी वो जो हमने टेबल में देखा था। ए ड्रॉ बिल ऑन बी हु एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन। ए ने बिल को बिल दिया और बी ने उसको बगैर कंसिडरेशन के एक्सेप्ट कर लिया। ए एंडोर्सेस द बिल टू सी फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ए ने बिल बना के बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया और ए ने वो बिल आगे फॉरवर्ड किसको कर दिया? सी को। तो सी यहाँ पे बाबा हो गया, बी जो है खजांची हो गया और ए ड्रॉर बादशाह हो गया। ड्रॉर ने ड्रॉई से एक्सेप्ट करवाया और फॉरवर्ड कर दिया सी को। ड्यू डेट पे सी ने प्रेजेंट किया बी को पेमेंट के लिए, बट बी ने कहा कि कंसिडरेशन मौजूद नहीं थी और इनकार कर दिया। क्या उसकी कंटेंशन जस्टिफाइड है? नहीं, क्योंकि हमने कंसिडरेशन सिर्फ होल्ड एंड ड्यू कोर्स के केस में देखी है। यहाँ कंसिडरेशन होना शर्त नहीं है। जब भी एक बंदा किसी भी वजह से दूसरे को लिख के देगा तो वो पाबंद होगा कि उसने उसको पैसे देने होंगे। क्लियर? नहीं सर। हो क्या रहा है? ए ने किसी और को वो कर दिया फॉरवर्ड, मतलब ड्रॉई से साइन करवा दिया और साइन करवा के तीसरे को दे दिया। करेक्टर में बता करेक्टर में असल में आपने पहला लेक्चर भी तो मिस किया ना, आप उसमें 5 मिनट पहले आए थे, तो इसलिए आपको एग्जैक्टली पूरी कहानी से थोड़ा सा आप आउट हुए हुए। तो हुआ ये था कि हमारे उसमें बादशाह ने खजांची को कहा, खजांची से कहा मुझे साइन कर दो। खजांची की कोई कंसिडरेशन नहीं थी लेकिन उसने फिर भी साइन कर दिया, क्योंकि वो खजांची तो बादशाह के पास काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट खजांची की कंसिडरेशन नहीं है, जो बना रहा है और जिसको दे रहा है उनकी कंसिडरेशन, और वो उसने उठा के बाबे को दे दिया। बाबा पहुंचा खजांची के पास, खजांची ने इनकार कर दिया और साथ में ये कह दिया मैं इसलिए इनकार कर रहा हूँ कि बादशाह ने मुझे पैसे नहीं दिए, या मैंने तो बादशाह से, मेरा तो कोई और मामला था। तो खजांची अगर इनकार कर रहा है साइन करने के बाद तो वो एक इलीगल हरकत कर रहा है। ड्रॉई पाबंद है, ड्रॉई नहीं देगा तो ड्रॉर के पास लोग जाएंगे, लेकिन ड्रॉई अगर ये कहे कि मैं तो लीगली पाबंद ही नहीं हूँ, वो गलत है। अब ड्रॉई में कंसिडरेशन थी नहीं थी उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है जो बना रहा है और जिसको पैसे मिल रहे हैं। तो लेकिन आपने कहा था कि जो है खजांची उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने ये नहीं कहा था कि उसके लिए कंसिडरेशन नेसेसरी है, हमने कहा था उसकी जिम्मेदारी प्राइमरी है, उसकी ड्यूटी है। साइन कर दिया ना, उसकी ड्यूटी बन गई। अब उसने क्यों साइन किया, क्या उसकी बादशाह से कोई कंसिडरेशन तय हुई थी या नहीं हुई थी, वो ज़रूरी नहीं है। और हमने होल्ड एंड ड्यू कोर्स में समझ लिया है कि कंसिडरेशन वाला होल्ड एंड ड्यू कोर्स होता है और सादा होल्डर बगैर कंसिडरेशन की हो सकता है। इसका मतलब है इस लॉ में कंसिडरेशन शर्त नहीं है, लेकिन होल्ड एंड ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन शर्त है। इस केस में बादशाह पकड़ा जाएगा? इस केस में असल में तो बादशाह ही पकड़ा जाएगा अल्टीमेटली। ये नहीं दे सकेगा तो ये शर्मिंदा ज़रूर होगा, लेकिन इस वक्त टाइम पे ना वो शर्मिंदा नहीं हो रहा, वो डिटाई में कह रहा है भाई मेरी तो कंसिडरेशन ही नहीं थी। तो अब हम कह रहे हैं नहीं यार, उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसने पैसे देने ही नहीं, क्या उसकी कंटेंशन जस्टिफाइड है, क्या उसने जो बात की वो जस्टिफाइड है? हम कहेंगे वो जस्टिफाइड नहीं है। तुमने जब साइन किए हैं तो तुम्हारा बादशाह का जो मर्जी मामला था, साइन कर दिए हैं, तुम पाबंद हो, नहीं दोगे तो हम बादशाह के पास जाएंगे, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, होल्ड इन ड्यू कोर्स। 8 नंबर का सवाल, मूड की बात है, नहीं पूरे हो रहे होंगे रट्टे वाले सवाल, इधर से डाल दिया 8 नंबर का सवाल। ए ड्यू बिल पेबल ऑन बी विच इज ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स। ए ने बिल बनाया पेबल बाय बी विच इज ड्यू आफ्टर 3 मंथ। इट पास थ्रू सेवरल हैंड्स बिफोर एक्स बिकम इट होल्डर। बहुत सारे हाथों से गुजर के किसके पास पहुंचा? एक्स के पास। ऑन प्रेजेंटेशन बाय एक्स बी रिफ्यूज टू पे द बिल। और जब एक्स ने बी को हवाले किया तो बी ने इनकार कर दिया। एक्स के क्या राइट है? ए के पास जाए और उससे पैसे मांग ले। बड़ी साइंस बनाई इन्होंने। तो बस वो यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि होता है इसमें पार्टी ज़्यादा होती हैं और लोगों को इसके समझ नहीं होती, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पता नहीं अब क्या, कौन किस तरह से जिम्मेदार है। एक्सप्लेन द टर्म प्रोमिसरी नोट इन अकॉर्डेंस विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 6 नंबर। कभी कभी ऐसा भी होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म होल्डर, होल्ड इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स? उस दफ़ा उन्होंने बुलेट्स में पूछा था,
इस दफ़ा उन्होंने एक लाइन में यही 3 बातें पूछी थी उस वक्त भी, नंबर भी तो नहीं थे। लॉजिकल सवाल। फाइनली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की शक्ल दी है इन्होंने, 1000 प्लीज पे ऑन डिमांड टू तौसीफ और टू इज ऑर्डर द सम ऑफ ₹100,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। किसी ने एक्सेप्ट किया है, लैला के नाम पे है, लैला ने एक्सेप्ट किया है और किसी और बंदे ने भी साइन किए हैं और तौसीफ का नाम भी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज, चूँकि अब ये प्रॉमिस नोट हमें नज़र नहीं आ रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज है। ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा वो जो आप उन 3 में से बताएंगे फिर उसकी खसूसियात भी बता दीजिएगा। यानी ऐसा सवाल कि जिसमें अगर आपने आइडेंटिफाई गलत किया तो एसेंशियल्स भी गलत हो जाएंगे सारे। तो 7 नंबर का सवाल आइडेंटिफिकेशन कैसे की है जी, आइडेंटिफिकेशन इस तरह की, क्योंकि सीज़न 2 अब आपका मिसिंग है ना। असल में आप या तो उस लेक्चर को वाकई सही वाला देखें, आपने भी हवा में वो लेक्चर सुना हुआ है कि कुछ अच्छा था, कुछ ऐसा हुआ था, एक दफ़ा पहले लेकिन वो तो तेज़ी में सुना था ना। इधर तो हमने बड़ा थॉरोली पूरा किस्सा शुरू से लेके एंड तक। इसमें 3 इंसान है, एक तौसीफ है जिसको पे हो रहा है, एक वो शख्स है लईक जो साइन कर रहा है, और एक वो लैला है जो एक्सेप्ट कर रही है। और ये बना है लैला के नाम पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई के नाम पे बनाता है और उस ड्रॉई ने किसी और को पैसे देने होते हैं, तो उसने कहा भाई ऑन डिमांड तौसीफ को पैसे दो। किसको कहा? लैला को। लैला ने भी साइन कर दिए। तो इन सारी निशानियों से क्या समझ आया कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें 3 पार्टीज हैं। इसमें तो तौसीफ को देने हैं और लैला ने देने हैं, लईक के देने हैं। लईक के पैसे लैला ने तौसीफ को देने हैं। लईक बादशाह है जिसकी खजांची लैला है और उसने तौसीफ को पैसे दिए। ठीक है, ये होता है जब एक लेक्चर बीच में ख़राब हो जाए ना। आप समझ आए जो मैंने आपसे कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कन्फ्यूजन कब होगी? जब वो बेस में सोचेगी। तो वो बेस बहुत ज़रूरी है, और जो बेस ना बने तो ये चैप्टर कलाबाजियाँ खिलवा देता है। सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रोविजन नोट? पार्टीज कितनी है? 3। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट का सबसे पहला डिफरेंस क्या है? प्रोविजन नोट डायरेक्ट एक बंदे को होता है। तो आप एक दफ़ा वो वाला लेक्चर दोबारा देखने की कोशिश करें, या इसको एक दफ़ा दोबारा देखें। आप इस वक्त परेशान रहेंगे। मेरे सर बस कंप्लीट होने वाले हैं कंसेप्ट, बस आप ये इनके बस में उन्होंने कहा बस आप सवालों के बीच में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, बाकी गंदे गंदे मुंह बनाते रहे। 4:30 बजे सबके मुंह पे 12:30 बज जाते हैं। सर बस एक छोटा सा प्रॉमिस नोट में 2 पार्टीज होती हैं, यहाँ 3 है। बड़ा क्लियर कट सा फ़र्क है। कुछ और बातें भी हैं, लेकिन वो जब तक आप उस पूरी सेंस को नहीं समझेंगे ना, आप परेशान रहेंगे। तो अगले सवालों पे आपने परेशान नहीं होना। अगर बाकी सबको समझ आ गया और आप परेशान होंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि मसला समझ का नहीं है, मसला जो है ना, मसला ऑब्जेक्ट में नहीं है, मसला सब्जेक्ट में है। ये बात समझ आई? सलमा ने एक चेक ड्रू किया 50,000 का अपने लैंडलॉर्ड जोएब के नाम पे। चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय जोएब विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू होने के बड़े अरसे तक भाई साहब तो पहुंचे ही नहीं। सलमा सफर डैमेज ऑफ ₹30,000 थ्रू द डिले बिकॉज ऑफ बैंक फेल्ड। अगेन ये आपके पास भी लिखा हुआ तो नहीं आ रहा कहीं, इसे क्रॉस कर दें। पुराने ज़माने में एक रूल होता था जिसमें बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता था। मैंने ये भाई को चेक दिया, ये भाई साहब चेक लेके हवाओं में उड़ रहे हैं, कभी गीत गाते फिर रहे हैं, कभी घर में सो रहे हैं। 4 महीने बाद मेरा बैंक बैंकरप्ट हो गया। ये 5वें महीने पहुंचे, ख़त्म होने से पहले टाइम, बैंक गायब हो गया था। ये मेरे पास आए तो मैं ज़िम्मेदार नहीं होगा, मैं उतना ही ज़िम्मेदार हूँगा जितना बैंक ने मुझे पैसे देने हैं। ये पुराने ज़माने का एक रूल होता था जिसमें बैंकर फेल हो जाता था, तो ये गलत क्लासीफाई हुआ हुआ, इसको क्रॉस लगा दें। ये अब यहाँ नहीं आना चाहिए। सरवत ने 5 लाख देने हैं जैन के। अमाउंट 11 अगस्त 2016 को पेबल है। सरवत इंटेंड टू इशू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू जैन इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हर डेट। अब सरवत ने आपसे मशवरा लेना है। सरवत ने जैन के कितने देने? 5 लाख। और ये उसने कब देने? 11 अगस्त 2016 को। सरवत अब आपसे कुछ मशवरा लेना चाह रही है या चाह रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैन को वो क्या बना के दे अपने डेट की सेटिस्फैक्शन में? फीमेल है, ठीक है। Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, advise Sarwat about the type of negotiable instrument which may be issued to Zain, assuming that Sarwat does not want to involve a third party in making the payment. Sarwat का कोई प्लान नहीं है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने का, तो क्या बनना चाहिए?
आगे शायर ने तकलीफ दे दी, ऑल्सो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ सेड इंस्ट्रूमेंट। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सरवत लिखें, जैन लिखें, साइन वाली जगह रखें, तारीख भी उन्होंने बता दी। तो वो अब आप यहाँ पे प्रोमिस नोट की आपने एक शक्ल बनानी थी। सोल्यूशन देखेंगे तो आपको शक्ल भी नजर आ जाएगी। गेम समझ आई? अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट को बता देंगे। आमना हैज रिसीव्ड अ बेरर चेक फ्रॉम हर अंकल शोएब एज अ गिफ्ट। शोएब टाइटल टू चेक वॉज defective and Amna after receiving the check endorsed it to her landlord on account of rent। अंकल शोएब ने चेक चोरी किया और आमना को कहा कि जा तू अपनी भतीजी है गिफ्ट ले ले। तो चोरी शुदा चेक उठा के गिफ्ट कर दिया आमना को। अब पता नहीं आमना को पता है या नहीं पता। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन, क्या लैंडलॉर्ड जो है वो अमाउंट ऑफ द चेक रिकवर कर सकता है? आमना को भले चेक की चोरी का पता हो, लैंडलॉर्ड को तो नहीं ना पता। तो लैंडलॉर्ड होल्ड इन ड्यू कोर्स है, अमाउंट रिसीव करने का हक भी रखता है, मासूम भी है, उसे नहीं पता पीछे क्या हुआ है। आमना को भी नहीं पता जी, आमना को नहीं पता। आमना का पता नहीं, यहाँ पे हमें सवाल में नजर नहीं आ रहा कि उसे पता ही नहीं। अच्छा, उसे पता हो भी तो भी लैंडलॉर्ड को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैंडलॉर्ड को नहीं पता। ठीक है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। रिकवर किससे करेगा सर? रिकवर करेगा, पहले आमना से कहेगा, आमना पैसे नहीं देगी तो शोएब से कहेगा। शोएब ने तो सर ब्लैंक दिया, उसको क्या है? तो शोएब आगे किसी पार्टी की तरफ रेफर कर दे, शोएब जिम्मेदार। आमना भी मासूम है, अपेरेंटली लग रहा है कि वो मासूम है। अंडर प्रोविजन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट बता दें। अब ये बात तो समझ आ गई कि एंडोर्समेंट की डेफिनेशन उन्हें पसंद है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी उन्हें पसंद है। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कमेंट ऑन द टाइप एंड वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट साइन बाय राहुल। राहुल ने कुछ इंस्ट्रूमेंट साइन किए हैं, आपने टाइप भी बतानी है और वैलिडिटी भी बतानी है। पहले बताना है ये कौन सी तरह का है, फिर बताना है सही है या, तो चाहे गलत लग रहा हो पहले टाइप जरूर बता देनी है। नुमान प्लीज पे टू मेहरीन 1 लाख रुपए, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बंदा दूसरे को तीसरे को पैसे देने का कह रहा है, अब वैलिड है या नहीं, यहाँ पे अब हम ये बहस कर सकते हैं। 2 बातें पूछिए ना कि ये कौन सी किस्म है और फिर बताएं ये वैलिड है या नहीं। तो ये किस्म कौन सी है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और अल्फाज से लग रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पे टू मेहरीन 1 लाख। तो अगर आप कहेंगे कि मुझे रिक्वेस्ट लग रही है तो मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि अल्फाज ज़रूरी नहीं है, टोन ज़रूरी होती है। कुछ प्लीज़ भी ना इतने प्लीजिंग नहीं होते। जैसे फर्स्ट करें मैं अगले सवाल में जाऊं और सवाल जैसे ही ख़त्म हो आपको समझ आ जाए, तो अगर एक भाई कहेंगे सर ये मुझे किरदारों के हिसाब से ज़रा बताएं, वो उस दिन वाला लेक्चर जो मेरा मिस हुआ है, तो मैं कहूँगा यार प्लीज़ आप तो क्लास से चले जाएं। अब ये कौन सा वाला प्लीज़ है? इस प्लीज़ का क्या मतलब होगा कि पाजन चले जाओ, तो सारे प्लीज़ उतने प्लीजिंग नहीं होते। तो असल में ना लिखे हुए में टोन नहीं समझ आएगी कि ये प्लीज़ मेहरबानी वाला प्लीज़ है। आपने अक्सर सुना होगा एक बंदा गुस्से में कहता है यार प्लीज़ मेहरबानी तुम्हारी, यार ये कर दो। तो चूंकि हमें टोन नहीं पता लिखे हुए में, तो ऐसे में 2 तरह के यूज़र हो सकते हैं। एक कहे कि अगर ये हकमाना टोन है तो ये सही है, और अगर ये मौदबाना टोन है, ठीक है, तो अगर ये प्लीज़ इज़ अ रिक्वेस्ट तो ये सही नहीं है। और अगर ये प्लीज़ ऑर्डरिंग टोन में कहा है, तो चूंकि नॉर्मली उर्फ़ आम में प्लीज़ मोहतरम लफ्ज़ है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर कर लें। ये मैंने एग्जांपल दी थी, इसका किसी लिविंग या डेड एनिमल से कोई ताल्लुक नहीं है। नो स्टूडेंट वॉज हार्म ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ दिस। नुमान, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा इफ़ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे 100,000 टू मेरीन। अगर आप जो है ना, अब ये तो लेट ही गया ना बिल्कुल ही, अब मतलब ऊपर वाले प्लीज़ में फिर भी कुछ डाउट था, इसने तो कहा देखिए जी बड़ी तुम्हारी मेहरबानी होनी है। अगर आप ज़रा थोड़ा सा को कन्वीनियंस, अगर आपको कोई सहूलत लगे, तो जब इतनी निशानी है तब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि हमें समझ नहीं आ रही, यहाँ उसने रिक्वेस्ट ही की है, तल्ला डाला है, तो ये गलत है। सर इसमें फिर भी बताएं, लेकिन ये बताएं कि है क्या। नुमान, अगर आप मेहरीन को पैसे दे दो तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन गलत है। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू नुमान इन ₹1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू। मैं मानता हूँ कि मैंने नुमान को 1 लाख रुपए देने हैं जब वो डिमांड करे।
प्रॉमिसरी नोट है और अब ये मिक्स कर दिया, एक्नॉलेजमेंट भी डाल दी और कह भी दिया कि अगर वो डिमांड करेगा तो मैं दे भी दूंगा। तो शायद कोई इसे सही कह दे, शायद कोई गलत कह दे। जो सही कहे वो कहेगा चूंकि उसने कहा है कि ऑन डिमांड पैसे मिलने हैं तो ठीक है, और जो गलत कहेगा वो क्या कहेगा कि ये एक्नॉलेजमेंट है, ये हुक्म नहीं है या ये वादा नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे मेहरीन और ऑर्डर 100,000 6 days आफ्टर नुमान्स डेथ। प्रॉमिस नोट है, मैं और मेहरीन है, दो बंदे, और एक बंदे की डेथ पे कंटिजेंट है, सर्टन है। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड इन ड्यू कोर्स बताते हैं, बता देंगे। Respond to following independent situation under provision of negotiable instrument. Samad drew a check which was payable to Munaf for order. Salim, after forging Munaf endorsement on the check, received payment from the banker. Discuss whether the banker would be liable. अब अगर बैंकर को पता ही नहीं है तो बैंकर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने चेक के अंदर बैंकर की लायबिलिटी के ऊपर भी बात करनी है। तो अगर बैंक भी मासूम हो तो वो भी वैसे ही होता है जैसे होल्ड इन ड्यू कोर्स। तो अगर बैंक के पास एक फोर्ज हुआ हुआ 2 नंबर चेक लेके आता है और बैंक को नहीं पता और बैंक नेक नियति से पेमेंट कर दे तो क्या होगा, बैंक का कोई कसूर नहीं। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताएं पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होती है। डन। मुजाहिद ने रेडीमेड गारमेंट्स लिए 6 लाख के शोएब से क्रेडिट पे, अमाउंट 25 दिसंबर 2020 को पे होनी है। मुजाहिद वांट टू इशू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेट टू शोएब विदाउट इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी फॉर द पेमेंट। वो थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व करना चाहता, तो बताएं किस तरह का उसको इंस्ट्रूमेंट देना होगा और वो ड्राफ्ट भी कर दें। तकरीबन वही सारा पिछले वाला सवाल। यू मे एज्यूम नेसेसरी डिटेल फॉर प्रिपरेशन, जो मर्जी तारीफ सोच लें, जैसे मर्जी उसको बना लें, डिमांड बना दें, टाइम बना दें, मतलब जो आप उसमें सोचना चाहें, लेकिन फॉर्मेट आपने बना के देना है। अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताएं इनमें से कौन सा किस टाइप का और बताएं वो वैलिड है या नहीं। आई प्रॉमिस टू पे जाहिद 3.5 लाख एंड ऑल द एप्लीकेबल इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट के साथ ओके होता है, बस इंटरेस्ट का अमाउंट स्पेसिफाई होना चाहिए। यहाँ पे पता नहीं लग रहा, ऑल द एप्लीकेबल है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस ने ये परसेंटेज वाली बात हमें नहीं बताई तो हम कह देंगे इंटरेस्ट के साथ अलाउड होता है। पे 3.5 लाख टू जाफर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 3,500 अलाउड है। कौन सा ये पक्की बात है, ध्यान से देखें। पे 3.5 लाख टू जाफर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, पे करो जाफर को इतने, एक बंदा किसी दूसरे को किसी तीसरे को पेमेंट करवाने का कह रहा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुक्म दिया जा रहा है। I hereby acknowledge that I have taken 3.5 lakh from Abid and shall pay the interest to him on the amount at agreed interest rate. मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि मैंने पैसे लिए हुए हैं और मैं उसको इंटरेस्ट एग्रीड तरीके से दे दूंगा। तो नहीं, इसमें पूरी अमाउंट की बात भी नहीं हो रही, प्रॉपर वादा भी नज़र नहीं आ रहा, नहीं है। बिलाल ने 9 लाख देने हैं 7 के और उसने अंडरटेक किया कि वो एंडोर्स करेगा एक प्रॉमिसरी नोट इन हिज फेवर in order to settle the debt. Under negotiable instrument 1881 explained to Saad the essential of valid endorsement as he want to ensure the promised note is properly endorsed. इसका मतलब सामने किरदार एवं कंपनी की मशहूरी के लिए आए थे, एंडोर्समेंट के एसेंशियल्स पूछे हैं उन्होंने। टाइप 2 सवाल। 5 सितंबर को, घबराए तो नहीं बैठे, 4 स्लाइडें रह गई। 5 सितंबर को आफ्ताब ने गुड्स कामरान से खरीदे हैं 9.5 लाख के क्रेडिट पे 2 मंथ के और इमीडिएटली सेल कर दिए अब्दुल्ला को 9,60,000 के। वाह, एक ही दिन में 10,000 का नफा कमा लिया। क्रेडिट पे 9.5 लाख के खरीदे और क्रेडिट पे बेच दिए 960 के। आफ्ताब रिसीव ₹10,000 इन कैश फ्रॉम अब्दुल्ला और उसने 10,000 कैश भी ले लिया। एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज एग्रीड टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ, और कहा बकाया मैं 2 महीने बाद दूंगा। अब पीछे एक बंदे से 9.5 लाख का उधार लिया है और आगे एक बंदे को उधार पे चीज़ बेच दी है। 10,000 पैसे ले लिए हैं और बाकी 9.5 लाख इस वक्त उधार पे चल रहा है। एक से लेने हैं, एक को देने हैं। आफ्ताब इंटेंड टू सेटल बोथ द ट्रांजैक्शन थ्रू एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो चाहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाए और दोनों को निपटा दे। अंडर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ड्राफ्ट बनाए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जिससे एक कागज में दोनों निपट जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज, जिससे लेने हैं उसको कहे कि तुमने 2 महीने बाद उसको पैसे दे देने हैं। तो अब आपने वो किरदार बीच में ऐड करने हैं, देख के कि आफ्ताब ने देने हैं या लेने हैं किसने, तो ये एक कागज पे आपने बनाना है और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके बनाना है। डीसी पार्टनरशिप फर्म है, एंगेज इन सेलिंग ऑफ, एक मिनट, हाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है,
सेलिंग ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ पेट बर्ड्स, फर्म ऑपरेशंस आर मैनेज बाय टू पार्टनर फैजान और उसामा। इस तरह का सवाल हमने पहले देखा था, लेकिन इसका ये पार्ट डिफरेंट है। 1 मार्च 2023 को डीसी सप्लाइड 50 फिंच बर्ड्स टू आरपी फॉर ₹200,000। आरपी जो का ओनर है होल्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली इशूड टू हिम फॉर 200,000 which is due to mature on 31st March 2023. He has offered to endorse the aforesaid bill of exchange in DC favor under the provision of negotiable instrument. Discuss the essential which must be ensured. खाम खा फंसाया हुआ था, हम सोच रहे थे अच्छा क्या इंस्ट्रूमेंट बनेगा किस तरह से, एंड में उन्होंने कहा भाई एंडोर्समेंट के एसेंशियल्स बता दो। तो इसलिए ना मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सवाल को देख के एकदम से डर नहीं जाना, कभी कभी वो आसान होता है। Assume that in C above, ऊपर वाले में रिजवान अगर होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज which has been offered to be endorsed in DC favor under the provision negotiable instrument, discuss the condition to be fulfilled by a person to become a holder in due course. फर्ज करें अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, आपने क्या कर लिया फर्ज, अच्छा उसे छोड़ो, होता क्या है। तो ये दोनों केसेस में एंडोर्समेंट पूछा है और होल्डर इन ड्यू कोर्स पूछा है, ये तकरीबन वैसा ही सवाल है जो वो एक लाइन में पूछ लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये खाम खा इतने करेक्टर ऐड किए और आपने सवाल को आखिरी आर पे छोड़ा हुआ था कि उसको तब पढ़ूंगा जब दिमाग काम कर रहा होगा, और पढ़ा तो एहसास हुआ कि तो रट्टे वाला सवाल था, तो पहले घंटे में हो जाना चाहिए था। जरीन ने सिर्फ 2 स्लाइडें रह गई, घबराए तो नहीं बैठे। जरीन ने साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट, और आपने क्या बताना है, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने टाइप और वैलिडिटी बतानी है। एक ही तरह का लॉजिक उन्हें समझ आ रही है, उसी में गोल गोल घूम रहे हैं। आई प्रॉमिस टू पे 5 मिलियन टू मारिया एंड फर्दर अंडरटेक टू डिलीवर हर माई कार विद रजिस्ट्रेशन नंबर FNT 23 ऑन 30 सितंबर फॉर वैल्यू रिसीव्ड। एक तो ये गलत है, लेकिन ये है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिस नोट। आप मारिया से वादा कर रहे हैं तो प्रॉमिस नोट है, लेकिन गलत है, क्या गलती है इसमें, गाड़ी, रुपए होने चाहिए सिर्फ। जैनब पे 20 मिलियन टू सईद एज अर्ली एज पॉसिबल, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जैनब को हुक्म दे रहे हैं कि सईद को पैसे दो, और पैसे भी 20 मिलियन, गड़बड़ क्या है, एज अर्ली एज पॉसिबल। ना डिमांड है ना टाइम है, ना आपने कोई टाइम बताया, ना ये कहा कि जब वो डिमांड करे, आपने कह दिया बस जब हो सके, तो ये सही नहीं है। आई एक्नॉलेज दैट आई एम इंडेप्टेड टू मेहरीन फॉर USD 200,000। मुझे लग रहा है एग्जामिनर मेहरीन तो नहीं, क्योंकि हर जगह मेहरीन को पैसे मिल जाते हैं अचानक से। आई एक्नॉलेज दैट आई एम इंडेप्टेड टू मेहरीन फॉर $2 लाख टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। कोई मसला तो नहीं ना, ये है क्या वैसे, प्रॉमिस नोट है, लेकिन गलत है, फॉरेन करेंसी में है, ये लोकल करेंसी में नहीं है। सर ये है एक्नॉलेजमेंट नहीं, और यहाँ उसने एक्नॉलेज किया है कि मैं ये मानता हूँ कि जब उसने डिमांड किया मैंने पैसे देने हैं, तो जब डिमांड ऐड हो गई तो वो एक्नॉलेजमेंट से ऊपर हो गई कहानी। अब कहता मैं मानता हूँ कि मेरे ज़िम्मे पैसे हैं, तो एक्नॉलेजमेंट होता है। उसने कहा मैं मानता हूँ कि जैसे ही उसने डिमांड किया मैंने पैसे दे देने हैं, इसका मतलब आपने उसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, लेकिन चूंकि डॉलर्स हैं तो ये लीगल टेंडर नहीं है। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आइडेंटिफाई 4 डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, बता देंगे। अभी का आखिरी सवाल, स्क्वैश मैनेजमेंट। SM specializes in organizing large scale destination event, managing all aspect including travel, accommodation। ये कहानी आपने पहले कहीं ना कहीं देखी हुई है। SM agreed to manage a corporate event on 2 सितंबर 2024 and receive full payment in advance from customer Rizwan. On the day of event, Rizwan additionally requested SM to arrange 500 किलो of fresh flowers for venue decoration। 500 किलो के फूल, बड़ा हैवी मैसिव इवेंट हो रहा है, फूल तो पहले ही वजन में बड़े कम होते हैं। खैर, एसएम ने फ्लावर फॉरन से परचेज कर लिए, क्लाइंबिंग फ्लोरल से 6 लाख के, एग्रीन टू पे विद इन, वादा कर लिया कि मैं आपको 1 हफ्ते में दे दूंगा। फ्लावर जो है वो वेन्यू डेकोरेशन में इस्तेमाल हुआ, रिजवान ने प्रॉमिस किया कि वो 6 लाख दे देगा एसएम को 8 सितंबर को। ये हुआ कब है, 2 सितंबर को, और क्या कहा उसने, तो हफ्ते में उनके पैसे देने हैं और हफ्ते में ही इससे पैसे आने हैं। गेम समझ आ रही है। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ सिंगल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट एसएम मे इशू इन सेटलमेंट ऑफ बोथ ट्रांजैक्शन। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना देगा और उसको जिसने पैसे देने थे, वो जो शादी जिसका इवेंट था, उसको कहेगा कि तुमने उस बंदे के वो फ्लोरल, वो जो क्या था, क्लाइंबिंग फ्लोरल्स,
उसके तुमने इतने पैसे देने हैं। सर एसएम के साथ तो वो पेमेंट जो है वो डेली फिक्स ही नहीं किसके साथ? है एसएम के साथ। एसएम के साथ 1 हफ्ते का क्रेडिट तय हुआ है, क्रेडिट तय हुआ है, अमाउंट नहीं तय हुई है। 6 लाख। वो तो सर क्लाइंबिंग फ्लोरल्स को देनी है। हाँ ये देनी है ना, और उसके बाद ये फ्लावर्स यूज हुए और रिजवान ने क्या प्रॉमिस किया कि वो क्या देगा, बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। अब तो प्लीज वाली बात बनती है। ठीक। हाँ जी क्या ये बात समझ आई?